हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी एएसओ के लिए एएसओ की जो अभी वैकेंसी आने वाली है, 41 पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है और बहुत बढ़िया जॉब है। तो स्टूडेंट्स हैं वो डिमांड कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पूरी सीरीज चला रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि इस जो एग्जामिनेशन है, जो एग्जामिनेशन है इसका पहले इस पोस्ट का नाम असिस्टेंट हुआ करता था। ठीक है, पहले इस पोस्ट का नाम असिस्टेंट हुआ करता था, बीपीएससी असिस्टेंट, जिसका एग्जामिनेशन आपको 2014, 2019 और 2023 में करवाया गया है। जिसमें से मैंने 2023 के जितने भी क्वेश्चन थे प्री एंड मेंस उसको अपलोड कर दिया है। यह जो हमारा क्वेश्चन है वो 2014 का है। 2014 में भी प्री एंड मेंस हुआ था और 2019 में भी प्री एंड मेंस हुआ था। तो 2014 का ये प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको 1 से लेकर 150 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस अब भी है। इसकी विस्तार रूप से चर्चा मैंने ऑलरेडी कर दिया है, आपको मेरे चैनल पे इसका वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इसको डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, एक डाउट स्टूडेंट्स के बीच था, पहले जो है वो निगेटिव मार्किंग नहीं था इसमें, ध्यान रखिएगा। जब ये वैकेंसी आई थी तो उस समय इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन अभी जो वैकेंसी आएगी उसमें नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव जो है वो रहेगा। ठीक है, नेगेटिव रहेगा। यह जो है वो बीपीएससी असिस्टेंट 2014 का क्वेश्चन है। 20/7/2014 का जो है वो एग्जाम लिया गया था और इस एग्जामिनेशन का जो बीपीएससी के द्वारा ऑफिशियल आंसर की दिया गया है, उस ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ही सारे जो आंसर है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कोई भी ऐसा आंसर नहीं होगा जो ऑफिशियल आंसर के अनुरूप नहीं होगा, सारा का सारा ऑफिशियल होगा। और कोई कई सारे क्वेश्चन है, आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चन है जो बीपीएससी ने डिलीट किया है। ठीक है, तो डिलीटेड क्वेश्चन पे भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और बता दूं, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं उनको इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, बाकी हम असिस्टेंट की सारी जो हेल्प हो सकती है, मैं जितना कर सकता हूं उतना आपके लिए करूंगा। मैं आपको जो जीके जीएस होता है 75, उसका एक कोर्स भी लाने का प्रयास करूंगा यदि मुझे टाइम मिल जाता है तब। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। द सी ऑफ इनोसेंस, द सी ऑफ इनोसेंस पुस्तक जो लिखी गई है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कुशेश्वर देसाई। ठीक है, कुशेश्वर देसाई इसके लेखक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। उसके बाद है कि सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना किस राज्य में अपनाया गया था? तो आपको पता है कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, उस सामुदायिक विकास कार्यक्रम के द्वारा जो कहा गया कि डिसेंट्रलाइजेशन की ओर हमें बढ़ना चाहिए और उस डिसेंट्रलाइजेशन में ग्रामीण को अपनी जो है वो शक्ति उनको प्रदान की जानी चाहिए, और उसी के तहत जो बलवंत राय मेहता समिति, जब सामाजिक सुधार जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो असफल हो गया, तो उसके बाद 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट आई और उन्होंने 57 में ही अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी थी। और उसमें उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है वो होनी चाहिए, और ऐसा हुआ भी। और 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान का जो नगौरा जिला है वहां पे इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से 2-3 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि ये जो राजस्थान वाला है नगौरा, ये एक क्षेत्र में है, लेकिन आपसे यदि पूछा जाए कि पूरे स्टेट में पूरे राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, जहां पे पूरे सब जो जितने भी उसके जिले होते हैं वहां सब जगह लागू हो गया था ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, तो वो है तेलंगाना, जिसको आंध्र प्रदेश उस समय कहते थे। तो आंध्रा ही आप लिखो, आंध्रा में। ठीक है, महबूब नगर जिला था वहां। दूसरी बार आपसे यह भी सवाल पूछा जाएगा कि दूसरा जो है वो कौन था? पहला तो राजस्थान का नगौरा था, तो दूसरा कौन था? तो दूसरा जो है वो महबूब नगर जिला था। कहाँ का? तो वो तेलंगाना का अभी है, लेकिन उस समय आंध्र प्रदेश था। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आता है माय डियर बापू। माय डियर बापू किसने लिखी है? तो गोपाल कृष्ण गांधी ने लिखी है, गोपाल कृष्ण गांधी। तो ये किताब अभी भी रेलिवेंट है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा।
उसके बाद ये जो है वो करंट अफेयर है, चूंकि 2014 में एग्जाम हुआ है तो 13 से करंट अफेयर पूछा गया है, तो इसको वो रिलेवेंट नहीं है। उसके बाद राष्ट्रीय सेवा योजना सिद्धांत है। राष्ट्रीय सेवा योजना का सिद्धांत वाक्य क्या है? राष्ट्रीय सेवा योजना जो मिशन है, उसका जो मोटो होता है, उसका मोटो जो वर्ड हो वो क्या है? तो मोटो वर्ड होता है मैं नहीं परंतु आप। मैं नहीं परंतु आप। ठीक है। उसके बाद है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो आपको पता है राजगीर, जिसको गिरिव्रज भी कहा जाता है। इसके बाद जो है वो राजधानी को पाटलिपुत्रा शिफ्ट किया गया था। पाटलिपुत्रा के बाद वैशाली भी शिफ्ट किया गया था। तो आप बताइए कि पाटलिपुत्रा को एस्टेब्लिश किसने किया था? वैशाली में राजधानी किसने एस्टेब्लिश किया था? तो इन सब की चर्चा आपको मतलब इन सब का ध्यान आपको होना चाहिए। ठीक है। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ठीक है। तो मगध के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। मगध के जो शिलालेख हैं वो कहाँ मिलते हैं? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो आपको चारों के चारों बौद्ध संगतियां हैं जो याद होनी चाहिए। जैसे कि 383 में ही जब मृत्यु हुई थी तो उसी समय पहली बौद्ध संगति हुई थी। फिर दूसरी बौद्ध संगति हुई और तीसरी बौद्ध संगति जो है वो अशोक के समय हुई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2013 मतलब रेलिवेंट नहीं है। ठीक है। 2013 खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये रेलिवेंट है अभी भी। ये बस आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वो 2013 में आया था और इसी के तहत जो है वो पीडीएस सिस्टम लागू किया गया था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लेकिन अभी इसको चेंज करके अभी प्रधानमंत्री अन्न अंत्योदय अन्न योजना कर दिया गया है, जिसमें जो है वो इंडिविजुअल और परिवार दो रूप से मिलता है। यदि आप जो है वो बिलो पॉवर्टी लेवल होते हैं तो आपको 35 केजी पर परिवार मिलता है और यहाँ पे 5 केजी वो अन्न फ्री में मिलता है। अभी तो भारत सरकार के द्वारा 2028 तक फ्री में दिया जा रहा है। लगभग भारत के 80 करोड़ लोगों को ये जो है वो राशन दिया जाता है। ठीक है। संविधान सभा के सभापति कौन होते हैं? संविधान सभा के सभापति कौन थे? तो संविधान सभा जो है वो भारत में संविधान को क्रिएट करने के लिए बनाया गया था और इसके सभापति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। लेकिन आप बताइए कि क्या इससे पहले अस्थायी रूप से किसे चुना गया था? टेम्पोररी रूप से किसे चुना गया था? आप इसको मुझे कमेंट में बताइए। संविधान सभा कब एस्टेब्लिश हुआ था? संविधान सभा के कितनी जो सभाएं हुई थी? ठीक है। संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी? ठीक है। संविधान सभा में मतलब बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है। उसके बाद 11वां सवाल है कि संविधान जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति आपको जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो 29 अगस्त को एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये डेट्स आपको पूछी जाती है, तो ये डेट आपको एकदम याद होनी चाहिए। और साल आप बताइए कि कौन सा था? साल आप बताइए कि कौन सा था? 1900 था, 40 से लेकर 50 तक के बीच में होगा। इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर अंबेडकर थे। इसमें 6+1 मेंबर था। डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे और 6 मेंबर यहाँ से थे। तो 6 का 6 मेंबर है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। जैसे के एम मुंशी हो गए, बहुत ज्यादा है। 2 मेंबर्स जो थे उनकी डेथ भी हो गई थी तो उनके जगह पे अलग मेंबर्स आए थे। तो 6 का 6 मेंबर्स आपको याद रखना है। संविधान के प्रारूप समिति का कब स्थापना हुआ यह याद रखना है। ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी अंबेडकर के में हुआ था। ठीक है। उसके बाद बोकारो कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो बोकारो जो कोयला क्षेत्र है वो झारखंड में स्थित है। ठीक है। बोकारो जो है वो झारखंड का एक जिला है, तो झारखंड में ही स्थित है। झारखंड में कितने जिले हैं? क्या 24 जिले हैं झारखंड में? सवाल यहां से पूछा जाता है कि बिहार का कितना परसेंट जमीन लेकर झारखंड का क्रिएशन हुआ था? तो 46% पॉइंट में होता है, लेकिन पॉइंट आपको उतना ध्यान नहीं रखना है। ठीक है। तो पॉइंट नहीं, लेकिन 46% आप ध्यान में रखोगे। ठीक है। उसके बाद है कि 1902 में सिताब दियारा जो कि बिहार में है, किसका जन्म हुआ था? सिताब दियारा में किसका जन्म हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। जेपी आंदोलन, जेपी सेतु। तो आपसे बिहार दरोगा में सवाल पूछा गया था कि जेपी सेतु जो है वो किस नदी पर है? तो जेपी सेतु जो है वो गंगा रिवर पर है। ठीक है। गंगा रिवर पर जेपी सेतु जो है वो क्रिएट किया गया है। जेपी जो है इनके द्वारा जो है वो सर्वोदया प्लान भी लाया गया था 1950 में। इनके द्वारा जो है वो मतलब इनके द्वारा एक आंदोलन लाया गया था जो बिहार दरोगा में पूछा गया था। इसका जो प्रश्न है वो बिहार दरोगा में पूछा गया था। तो इनके द्वारा एक जो बिहार दरोगा में एग्जाम में पूछा गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति स्टार्ट की गई थी। ठीक है। संपूर्ण
क्रांति इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। जो संपूर्ण क्रांति है वो स्टार्ट किया गया था इमरजेंसी के टाइम 1974 में, ये स्टार्ट किया गया था संपूर्ण क्रांति। इसीलिए जो 5 जून है ना, 5 जून इसी दिन स्टार्ट हुआ था। इस कारण से 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस भी मनाया जाता है। 1974 में ही गुजरात के छात्रों ने आंदोलन शुरू किया था। जो गुजरात का एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने, छात्रों ने, खाद कीमत में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही थी, इस कारण से ये आंदोलन चालू किया था। और जो संपूर्ण क्रांति है वो उससे संबंधित कौन है, तो संपूर्ण क्रांति को स्टार्ट किया था जयप्रकाश नारायण ने। आपको कर्पूरी ठाकुर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को अभी भारत रत्न मिला है। कितने नंबर का मिला है, तो 49th नंबर का मिला है। ये आपको याद होना चाहिए। ये बिहार के कौन कौन से पोस्ट पे रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे हैं, ऐसे प्रश्न आपसे दिमाग बार बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये बिहार के मुख्यमंत्री तो 2 बार रहे हैं, बिहार के सीएम 2 बार रहे हैं। यदि समय की बात करें तो पहला 71 से लेकर 1971 से लेकर 77 तक, और फिर जो है वो पहला जो है वो 70 से लेकर 71 तक। ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लो। पहला 70 से लेकर 71 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे, और दूसरा जो टर्म इनका था 1977 से लेकर 79 तक था। तो ये 2 बार ये मुख्यमंत्री रहे। पहली बार ये विधायक जो है वो 1952 में बने थे, उससे लगातार ये विधायक हमेशा रहते थे। तो इनके बारे में जो भी चीजें आपको चाहिए वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे ये किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, भारत में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो बिहार और झारखंड में होता है। बिहार में यदि बात करें तो गया आप लिखिएगा, बीपीएससी में पूछा गया है। और झारखंड में बात करें तो कोडरमा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अदरक का सबसे ज्यादा भंडारण यदि आपसे पूछ लिया जाए, तब जाके आपका आंसर जो होगा वो आंध्रा होगा। ठीक है, ठीक है, आंध्रा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि प्रोडक्शन कहाँ होगा, प्रोडक्शन जो है वो अदरक का कहाँ होता है, अदरक जो है वो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। ये इंसुलेटर का रूप में काम करता है, तो इसको आयरन में भी यूज किया जाता है, तो बहुत जगह यूज किया जाता है। तो दामन एक कोहा नाम की जगह थी ना, दामन एक कोहा आपको पता है, वहीं पे जो है वो बिरसा मुंडा के द्वारा आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर अवस्थित है। महानदी कहाँ है, तो महानदी जो है वो उड़ीसा में है। भागीरथी कहाँ है, तो भागीरथी जो है पहला तो उत्तराखंड में आता है। पहला जो भागीरथी नदी है, भारत भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है तब गंगा नदी कहलाती है। और दूसरा जो भागीरथी नदी है ना, वो गंगा जब कलकत्ता पहुंचती है तो यहाँ पे ये 2 पार्टों में बढ़ जाती है। पहला पार्ट जो है वो हुगली कहलाता है, पहला पार्ट हुगली कहलाता है, और दूसरा पार्ट जो है वो मेन धारा जो है वो भागीरथी कहलाता है। मेन धारा इसकी भागीरथी कहलाती है, और यही जाके बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। फिर जाके उसमें आके मिलती है जमुना नदी। ये जमुना नदी कोई और नदी नहीं है जी, जमुना जो है वो ब्रह्मपुत्रा नदी है। और यही ब्रह्मपुत्रा नदी में आके जब मेघना नदी मिलती है, जो कि मणिपुर से निकलती है, यह मेघना नदी में आके मिलती है। उसके बाद इसका टोटल नाम जो है वो मेघना पड़ जाता है, और मेघना पड़ने के बाद ये अपना जल जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। चूंकि बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है ये नदियां, तो बहुत बड़ी एक डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा कुछ नहीं है, जब नदियों का विसर्प जो है वो धीमा हो जाता है, इस कारण से डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। तो आप देख सकते हो ये डेल्टा का आकार है, तो इस कारण से इसको डेल्टा कहा जाता है। ये सबसे बड़ा दुनिया का डेल्टा है, जिसको सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है, जिसमें सुंदरी, महोगनी ये सब जो वृक्ष है वो पाए जाते हैं। इनके न्यूमेटोड्स होते हैं। इन जो ये जो सुंदरवन डेल्टा है, वहां पे जितने भी वृक्ष होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो नीचे तो जाती हैं, लेकिन वो फिर से ऊपर ऐसे आ जाती हैं। तो इस कारण से इन्हें यू आकार की जड़ें बोलती हैं। यू आकार का जड़ इन्हें कहा जाता है, और इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं। ये आती किस लिए है, तो ऑक्सीजन के लिए आती हैं। ठीक है, और इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छेदों को न्यूमेटोड्स कहा जाता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी चंबल नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं बनाई गई है वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे महात्मा गांधी हो गया, सरदार पटेल हो गया, ये सारी जो परियोजनाएं हैं वो चंबल नदी पे है। चंबल नदी जो है वो उत्खाद भूमि के लिए फेमस है, बैड लैंड के लिए फेमस है, उत्खाद भूमि इसको कहा जाता है। चंबल उत्खाद भूमि के लिए फेमस है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि चंबल का ओरिजिन कहाँ से होता है, चंबल का ओरिजिन कहाँ से होता है, और यह किस नदी की सहायक नदी है? क्या ये यमुना की सहायक नदी है? यदि आप मुझे बता सकते हो तो ये अच्छी बात है।
आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताओगे। स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? ज्योग्राफी से, चट्टानों से सवाल है। चट्टान जो होती है, इसके मैंने डिटेल से वीडियोस जो है वो बताया है कि कैसे जो है वो चट्टानें रूपांतरित होती है और कौन कौन सी चट्टानें बनती है। अवसादी चट्टान, अग्नेय चट्टान, ये सब होती है। तो ये रूपांतरित चट्टान है, एक ट्रांसफॉर्म चट्टान होती है, तो रूपांतरित चट्टान इसको कहा जाता है। कौन सा चट्टान कौन से में रूपांतरित होती है ना, ये सवाल आपसे बार बार पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने अपने लेक्चर है उसमें ऑलरेडी इस इन सब चीजों को बता दिया है, ठीक है, पेड लेक्चर में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, चूंकि 2014 का सवाल है तो उस समय ये इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता था, लेकिन अभी तो ये हर कोई जानता है, 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय का पार्ट है। माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय का पार्ट है, और हिमालय जो है वो तीन पार्टों में बटा हुआ है। हिमालय जो है वो तीन पार्टों में बटा हुआ है। पहला जो पार्ट है वो ग्रेट हिमालय कहलाता है। दूसरा जो पार्ट है वो मिडिल हिमालय कहलाता है, और तीसरा जो पार्ट है शिवालिक हिमालय कहता है। यही शिवालिक हिमालय जो है वो बिहार में है। तो बिहार किस क्षेत्र में बसा हुआ है? जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन हुआ हुआ था, 2023 वाला जो मैंने एग्जाम बताया था, उसमें पूछा गया था कि बिहार कहाँ बसा हुआ है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो वीडियो देखिए, मैं डाला हुआ हूं। बिहार कहाँ बसा हुआ है, तो वहां गंगा का मैदान दिया हुआ था कि उत्तरी गंगा का मैदान। नो, दैट्स आंसर इज नॉट करेक्ट। तो ये जो है ना वो शिवालिक का निचला भाग है। शिवालिक का निचला भाग में बिहार बसा हुआ है, ठीक है। बिहार शिवालिक के निचले भाग में बसा हुआ है, ना कि गंगा के मैदान में। वहां पे मैंने इसको क्लियर कर दिया था, ठीक है। तो यहीं पे ना बिहार में जो पश्चिमी चंपारण होता है, वेस्ट चंपारण होता है, वेस्ट चंपारण में जो है वो शिवालिक का पर्वतें मिलती हैं, जिसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट यदि कोई है तो सोमेश्वर शिखर वहां पे है। वहां पे सोमेश्वर शिखर, सोमेश्वर चोटी है, वहां पे है, तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो वो नॉर्वे को कहा जाता है। नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन। नॉर्वे, फिनलैंड एंड स्वीडन, इन सबको कौन सा देश कहा जाता है? तो इन सबको नॉर्डिच कंट्री कहा जाता है। नॉर्डिच कंट्री, नॉर्डिच कंट्री कहा जाता है। जापान जो है वो चार द्वीपों में बटा हुआ है। जापान जो है वो चार द्वीपों में बटा हुआ है। होक्काइडो, हुन्सु, शिकागो, क्यूसू। होक्काइडो, होन्सो, शिकागो, क्यूशू, 69 बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा जो द्वीप है वो सबसे बड़ा है, तो हुन्सो जो है वो बिगेस्ट है, ठीक है। एरिया में सबसे बड़ा जो है वो हुन्सो है। बाकी उतना डिटेल से नहीं पूछा जाएगा कि किस द्वीप पे नागासाकी है, किस द्वीप पे हिरोशिमा है, क्योंकि वहां पे जो है वो पहली बार जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका के द्वारा पटका गया था। ऑस्ट्रेलिया में आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मिल जाएगा। उसके बाद जो है वो सबसे बड़ा आपको यहाँ पे जो है वो कोरल रीफ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको विक्टोरिया डिजर्ट मिल जाएगा, गैबोन डिजर्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलती है, आपको सारे ध्यान में रखना पड़ेगा। एक ही वीडियो में मैं सारा नहीं बता सकता हूँ। नेल्सन मंडेला का जो जीवन काल है वो कब है, क्योंकि वो इसी समय डेथ हुआ था उनका, तो ये रेलेवेंट बन जाता है, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका में जो अंग्रेजों के द्वारा भेदभाव किया जाता था ब्लैक के साथ, तो उसके लिए ये इन्होंने आंदोलन चलाया था, और ये फॉर्मर साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति भी हैं। इनको जो है वो नोबेल प्राइज भी मिला है नेल्सन मंडेला को पीस के लिए, चूंकि ये गांधी के फिलॉसफी पे चलते थे। हालांकि गांधी को ये नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया था। तीन चार बार उनका नॉमिनेशन भी हुआ था, लेकिन उनका जो है वो गांधी प्राइज नहीं मिल पाया था। नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है वो बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इनकी और एक किताब याद रखिए, आई एम प्रिपेयर्ड टू डाई। आई एम प्रिपेयर्ड टू डाई, मैं मरने के लिए तैयार हूं, ठीक है। मैं मरने के लिए तैयार हूं, और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहां से प्रश्न जो है वो आपके पूछे जाते हैं। ये जो है वो करंट अफेयर से है, हम नहीं देखेंगे। यह भी जो है वो करंट अफेयर से है, नहीं देखेंगे। उसके बाद रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त होने से पहले रघुराम राजन, करंट से है। 12 में करंट अफेयर है। यह भी जो है वो मिग 21 का स्थान कौन से लड़ाकू विमान की लेने की संभावना है, तो तेजस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब करंट अफेयर से है, तो हम करंट की चर्चा नहीं करेंगे। देखिए, नेल्सन मंडेला से फिर से सवाल यहाँ पे पूछ लिया गया है कि नेल्सन मंडेला की मृत्यु जो है वो 2013 में हुई थी।
ठीक है। उसके बाद लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक का लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, तो यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2013 में ही पहली बार यह जो है वो लोकपाल पारित किया गया था। ठीक है। भारत के पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। पिनाकी चंद्र घोष थे। क्या आप मुझे बता सकते हो कि दूसरे लोकपाल भारत के कौन है? क्या आप बता सकते हो कि दूसरे लोकपाल कौन है? तो आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो बहुत आसान है, ज्योतिबा फूले ने की थी। इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है वो गुलामगिरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुलामगिरी इनकी एक बुक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इनके द्वारा बहुत सारी बुकें लिखी गई है। इनके द्वारा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन भी बनाया गया है। ये संविधान सभा के प्रारूप समिति जो थे उसके अध्यक्ष भी थे। ठीक है। इनके द्वारा जो है वो संविधान कहा जाता है संविधान निर्मात्री। इन्होंने जो आर्टिकल 32 है उसको संविधान की आत्मा कहा है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनसे संबंधित चीजें होती हैं। इनकी जो डेथ है वो कब हुआ था बताइए? ये महापरिनिर्वाण उसको कहा जाता है। क्या मुझे आप डेथ इनका बता सकते हो? इनको जो है वो पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप किस राजा के द्वारा दिया गया था? पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप जो है वो किस राजा के लिए के द्वारा दिया गया था? मैं बता देता हूँ, राजस्थान का कोई राजा था। आप मुझे कमेंट में बताइए। बाकी स्वामी विवेकानंद के बारे में, इन्होंने जो विश्व धार्मिक सम्मेलन हुआ है, दोनों के दोनों सम्मेलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। विश्व धार्मिक सम्मेलन, दो धार्मिक सम्मेलन हुए हैं, दोनों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो वो आपको ध्यान में होना चाहिए। महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो आसान है, कुंडन ग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। ठीक है। तो ये जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो आपको ध्यान में रखना है। और इनकी डेथ कहाँ हुई थी? तो पावापुरी। आपको ध्यान में रखना है पावापुरी। बाकी जैन धर्म तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही। महात्मा बुद्ध को कहाँ महापरिनिर्वाण हुआ था? तो वो कुशीनगर में हुआ था, जिसको कुशीनारा भी कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति जो है वो कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। और पहला जो इन्होंने उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। इनके गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। तो बहुत ज्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में सारा रखना पड़ेगा। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने 1875 में। आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी। और उसके बाद जो है वो वेदों की ओर लौटने का नारा दिया था। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। कांग्रेस के द्वारा स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन में किया जाता है। उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनसे इनसे प्रश्न आपको पूछा जाता है। गोवध रोकने के लिए इन्होंने गोरक्षा समिति एस्टेब्लिश की थी। शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था। इन्होंने जो है वो बहुत ज्यादा किताबें लिखी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इनकी किताब आती है, जो आर्य समाज का बाइबिल भी कहा जाता है। ठीक है। आर्य समाज का बाइबिल का कहा जाता है सत्यार्थ प्रकाश को। ठीक है। तो आपको ध्यान में सारा रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो मोटो वाक्य है भारत का। तो सत्यमेव जयते उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था, जिसको आप क्या कहते हो? तो इसको उस समय बांकीपुर कहा जाता था। बांकीपुर कहा जाता था। मधुलकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। मधुलकर इसके अध्यक्ष बनाया गया था। तो 1912 वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बताइए कि कभी गया में जो अधिवेशन हुआ है वो उसके अध्यक्ष कौन थे? आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है। उसके बाद हर्षवर्धन के समय कौन भारत आया था? तो हिंद आया था। फाहियान। मेगास्थनीज किसके समय आया था? मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी है? तो इंडिका लिखी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर हर एक ऑप्शन को मैं यदि एक्सप्लेन करने चलू जाऊंगा तो 5 से 6 घंटे का वीडियो बन जाएगा ये। तो उतना मैं नहीं बताऊंगा, जितना रेलेवेंट है वो चीजें करते चलेंगे। मैं आपको बताऊंगा क्या चीजें आपको करनी है। मेगास्थनीज जो है उसने इंडिका में बताया है कि 7 प्रकार की जातियां रहती है। इन्होंने टैक्स के बारे में वहीं जो है वो आचार्य चाणक्य हैं, उन्होंने कहा है कि 4 प्रकार की जातियां रहती है। इन्होंने टैक्स के बारे में कहा है कि 1/6 टैक्स जो नॉर्मल टैक्स लगता था, जिसको कारा कहा जाता था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, तो वो 1/6 लगता था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। हर्षवर्धन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल पूछा जाता है हमेशा। इनको हर्ष के रूप में भी जाना जाता है।
मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? तो 2003 में शामिल किया गया था। तो आपको जो भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल है, अभी 22 भाषाएं हैं जो शामिल है, तो 22 का 22 आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे शामिल हुआ था। तो पहले 14 हुआ था, उसके बाद कैसे कैसे बढ़ते चला गया था। तो तीनों का तीनों क्रम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह का संबंध है, तो 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह और इनके भाई जो अजीत सिंह थे उनके द्वारा जो है वो ये जो हुआ था, ठीक है, ये आंदोलन चला था, ठीक है। रोहिणी से स्टार्ट हुआ था बिहार में, ये ध्यान रखना है। 1857 का विद्रोह का समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिन था। क्या आप बता सकते हो कि इस समय ब्रिटेन का राजा कौन था? इंपॉर्टेंट है। क्या आप बता सकते हो कि पील आयोग किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। पील आयोग है ना, मैं एक हिंट दे देता हूँ। पील आयोग जो है वो बताया गया है कि जो यहाँ पे जो लोग थे ना, यहाँ पे जो सैनिक हुआ करते थे अंग्रेजों के, वो किस क्षेत्र से आते हैं उनका अध्ययन किया गया था और उसके बाद उनकी कमी की गई थी। तो कैसे किया गया था आप बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो 3 बार। बिहार राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो 2000 में। झारखंड से इसे अलग किया गया था। झारखंड को 46% जो भूमि है वो दे दी गई थी। इससे पहले जो है वो बिहार को 1912 में अलग किया गया था। उसके बाद उड़ीसा को इससे 1936 में अलग किया गया था। तो बंगाल से 1912 में और यहाँ से 1936 में अलग हुआ था, और इसके बाद यहाँ अलग हुआ है। बिहार का सबसे लेटेस्ट जिला की बात करें तो वो अरवल है, अरवल, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। 38 जिला है यहाँ पे। इधर पुलिस जिले की बात करें तो वो 40 है। यदि आरपीएफ के 4 जिलों को जोड़ दे तो 44 हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो 1917 में पहला चंपारण सत्याग्रह था। 1916 का जो अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन, उसमें इनको जो है वो राजकुमार शुक्ल के द्वारा बिहार में बुलाया गया था। तो उसके बाद वो बिहार जाते हैं, चंपारण सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट करते हैं, और यह सत्याग्रह उनका सफल रहता है। जो तिनकटिया व्यवस्था था उसके विरोध में यह था, ठीक है। 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद से हैं, उनका जन्म पटना में हुआ था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में भी पूछा गया है। जो ये करंट अफेयर है, नहीं देखेंगे। सासाराम में किसका मकबरा है? तो शेर शाह सूरी से संबंधित जो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे आसीरगढ़ में इनकी मौत हो गई थी। इसका मौत जो है वो आसीरगढ़ में हुआ था। जो है वो चौसा का युद्ध इम्पोर्टेंट है। अ, हुमायूं को इसने हराया था। तो सारा का सारा प्रश्न जो है वो आपसे पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पंजाब सरकार ने अमृतसर बाघा सड़क का नाम, करंट अफेयर है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को है, वो कब घोषित किया गया था? तो 2009 में घोषित किया गया था। 2008 में, 9 में नहीं, 2008 में। 2009 में ना विरासत पशु घोषित किया गया था हाथी को। भारत की जो विरासत पशु है वो एलिफेंट को घोषित किया गया था। और भारत की जो डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव कहा गया है। तो यह बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसके बाद डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है वो भागलपुर में पहली बार बनाया गया था, लेकिन अभी जो है वो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर वो पटना में हो गया है। तो ये ध्यान आपको रखना है। उसके बाद करंट अफेयर हम नहीं देखेंगे। सन यात सेन करंट अफेयर नहीं देखेंगे। चौड़ावाड़ी ग्लेशियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी भी ये रेलिवेंट रखता है। उस समय करंट में न्यूज था, तो इस कारण से इतना डिटेल पूछा है। बाकी आपको उत्तराखंड सीधे पूछा जाएगा चौड़ावाड़ी ग्लेशियर के बारे में। उसके बाद मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद न्यूमेटिक हड्डी, न्यूमेटिक हड्डी एक अभिलक्षण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेटिक हड्डी जो है वो पशुओं का है, ये याद रखना है। इनकी हड्डियां जो होती है वो खोखली होती है, इनकी हड्डियां जो होती है वो खोखली होती है, ताकि इनकी हड्डियां जो है वो इनकी डेंसिटी कम रहे और इनका जो वेट है वो कम रहे, ताकि वो उड़ पाए। तो न्यूमेटोड्स न्यूमेटिक इनकी हड्डियां होती है। उसके बाद किस तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं? तो हीलियम जो है उसमें 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं, काफी बार पूछा गया है यह सवाल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा लोगों को हो जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। सरीसृप तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी जो है वो आर्कियोपटेरिक्स कहा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार जो है वो पूछा जाता है। जैसे निर्जीव, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग जो निर्जीव है उनको लिविंग से कौन जोड़ता है? उनको लिविंग से कौन जोड़ता है? तो इनको जोड़ता है वायरस।
वायरस इनको जोड़ता है, क्योंकि पता है वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों है, तो ये वायरस जोड़ देता है। उसी तरह से जो सरीसृप है, पहले आदमी जो थे, पहले जो जीव थे, वो रेंग के चलते थे ऐसे ऐसे, तो वो सरीसृप कहलाए। अब उनसे उड़ने वाला बनेगा, उनसे उड़ने वाला बनेगा। जैसे पहले पक्षियां थे वो दौड़ते थे, आप देखते हो शुतुरमुर्ग, एमू, ये सब क्या है, दौड़ते थे। अब इनसे इनका विकास होना है, तो जब उत्तरजीविता का सिद्धांत आप जानते हो, तो जब एमू का विकास हो रहा है, शुतुरमुर्ग का विकास हो रहा है, तो वो दौड़, पहले उड़ते नहीं थे, तो वो बहुत बड़े पक्षी होते थे जो उड़ते नहीं थे। उसी तरह से जो पक्षी है, सरीसृप है, उनसे पक्षी बनेगा, उनसे उड़ने वाला पक्षी बनेगा, तो उनमें कोई कनेक्टिंग लिंक तो होगा ना, कि जो सरीसृप जो रेंगेगा भी और उड़ेगा भी, ठीक है, जो रेंगेगा भी और उड़ेगा भी, तो वो आर्कियोपटेरिक्स कहलाता है, वो आर्कियोपटेरिक्स कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये किस फाइलम में आता है, ये भी सवाल पूछा गया है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी मैं अपने क्लासेस में इन सब की चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूं। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड जो है, फॉर्मेल्डिहाइड को जिसके उत्पाद में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जाता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड को बैकेलाइट के प्रारंभिक उत्पाद में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी का जो तीसरा आवर्त है, उसमें तत्वों की संख्या 8 है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको आवर्त जो है उनकी संख्या आपको, आवर्तों की संख्या जो आपको 7 मिल जाएगी। आवर्तों की संख्या जो है वो आपको 7 मिल जाएगी। और उसके साथ जो ग्रुप होते हैं, आवर्त को पीरियड कहा जाता है, उसके साथ जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप की संख्या आपको 18 मिल जाएगी। ठीक है, तो आपसे पूछा रहा है कि आवर्त का तीसरा आवर्त कौन सा है, तो तीसरा आवर्त होता है, उसमें 8 तत्व होते हैं। पहला आवर्त जो है वो हाइड्रोजन वाला होता है। ठीक है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उसमें हाइड्रोजन होता है। उसके बाद जो है वो दूसरा आवर्त और जो तीसरा आवर्त होता है, उन दोनों में 8-8 एलिमेंट होते हैं, उन दोनों में 8-8 एलिमेंट जो है वो होते हैं। तो तीसरा जो आवर्त है, उसमें सोडियम मिल जाएगा आपको, मैग्नीशियम मिल जाएगा, एल्युमिनियम मिल जाएगा, सिलिकॉन मिल जाएगा, फास्फोरस मिल जाएगा, सल्फर मिल जाएगा, उसके बाद क्लोरीन मिल जाएगा, आर्गन मिल जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात आपसे बार बार पूछी जाती है, वो पूछी जाती है कि जो एल्काइल ग्रुप कौन सा होता है, तो एल्काइल ग्रुप होता है, और एक जो होता है वो एल्काइल अर्थ मेटल होता है। एल्काइल अर्थ मेटल और एक एल्काइल मेटेलिक ग्रुप। तो जो एल्काइल मेटेलिक ग्रुप होता है, उसमें कौन कौन सा आता है, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। तो एल्काइल मेटल जो है वो है हलीना करो रब से फरियाद, हलीना करो रब से फरियाद। तो ये आपने याद किया होगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम। उसके बाद जो है वो अल्काइल अर्थ मेटल है। अल्काइल अर्थ मेटल जो होता है वो बेरिलियम होता है, बेरिलियम। उसके बाद जो है वो मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम। उसके बाद कैल्शियम होता है, उसके बाद स्ट्रांसियम होता है, उसके बाद बेरियम होता है, उसके बाद रेडियम होता है। तो ये जो है वो एल्कलाइल अर्थ मेटल कहलाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हम नोबेल गैस की बात करें, तो नोबेल गैस कौन सा है, तो नोबेल गैस जो होता है वो 18वां ग्रुप है। 18th नंबर का जो ग्रुप है उसको नोबेल गैस कहा जाता है। पहला ग्रुप है उसको एल्कलाइल मेटल कहा जाता है, दूसरा जो ग्रुप है उसको एल्कलाइल अर्थ मेटल कहा जाता है, 18वां जो ग्रुप है उसको नोबेल गैस कहा जाता है। नोबेल गैस में सारे के सारे गैस आपको याद होने चाहिए। नोबेल गैसों में आती है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। उसके बाद जो है वो 17वां ग्रुप है, वो भी इंपॉर्टेंट है। 17वां जो ग्रुप है वो कहलाता है हाइलोजन, वो हाइलोजन ग्रुप कहलाता है। तो हाइलोजन ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है। 17वां जो ग्रुप है हाइलोजन, हाइलोजन में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेंटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेंटीन। तो ये सवाल आपसे बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। जैसे ट्रांजिशन मेटल कौन से ग्रुप को कहा जाता है, तो ट्रांजिशन मेटल जो है वो डी ग्रुप होता है। जो डी ब्लॉक होता है उसको ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है, तो डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एस ब्लॉक है वो इसमें आते हैं, जो एल्कलाइल अर्थ मेटल और एल्कलाइल मेटल है, ये एस ब्लॉक कहलाते हैं। उसी तरह से डी ब्लॉक जो है वो ट्रांजिशन मेटल कहलाता है। ठीक है, डी ब्लॉक जो है वो ट्रांजिशन मेटल कहलाता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको रेयर अर्थ मेटल जानना पड़ेगा, एंटीसीडेंट जानना पड़ेगा, एंटीसीडेंट मेटल जानना पड़ेगा। तो ये सारे किस ग्रुप में आते हैं, यह भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो वो थर्ड ग्रुप में आते हैं। थर्ड ग्रुप में 57 से लेके 71 जो है वो 28 तत्व जो होता है
वो रेयर अर्थ मेटल और एंटी एंटी एक्टिनाइड मेटल होते हैं, ठीक है। एक्टिनाइड और लेंथेनाइड इसको कहा जाता है। एक्टिनाइड और एंथेनाइड लेक्टेनाइड जो कि जो है वो कहलाता है, वो ट्रांजिशन मेटल ही आता है, वो ट्रांजिशन मेटल में ही होते हैं, तो वो डी ब्लॉक के ही एलिमेंट है। और डी ब्लॉक में कौन सा ग्रुप? तो डी ब्लॉक में तीसरा ग्रुप का ये सब एलिमेंट है, जो पहला जो लेंथेनाइड से स्टार्ट होता है, दूसरा जो एक्टेनाइड से स्टार्ट होता है। एक्टेनाइड से जो स्टार्ट होता है वो 89 से लेकर 103 तक है, और जो लेंथेनाइड लेंथेनम से स्टार्ट होता है, जिसको लेंथेनाइड ग्रुप कहा जाता है, वो जो है वो स्टार्ट होता है 57 से लेकर 71 तक। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से रेलवे का जो एक एग्जाम है, रेलवे का हर एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा जाता है। उसके बाद सवाल है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो लीवर होता है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर कहलाता है। सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड आप बताइए तो। इंडोक्राइन मतलब कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी कौन सी है, ये मुझे आप कमेंट में बताइए। उसके बाद जो है वो ये तिल्ली जो है वो प्लीहा कहलाता है, गुर्दा जो है वो किडनी कहलाती है, और अग्नाशय जो है वो पैंक्रियाज कहलाता है। तो पैंक्रियाज जो है ना, वो एक ऐसा जो है वो ग्लैंड है जो कि इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है। इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है, ये ध्यान में रखना है। पैंक्रियाज का जो पैंक्रियाज में कई सारे सेल होते हैं। यहाँ पे लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है। उस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 सेल्स होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। तो ये जो बीटा सेल होता है, यहीं से इंसुलिन का स्राव होता है, इंसुलिन का स्राव होता है। बाकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। यही इंसुलिन के कारण डायबिटीज जो है वो कंट्रोल और अनकंट्रोल होता है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। मैं डिटेल से अपने कोर्सेज में इसकी चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक कौन सा है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाउंडर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइटिक्स साइंस। तो इंडियन ब्रायोफाइटा, जिसको जो है वो एम्फीबियन भी कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। तो ये जो है वो आपको याद रखना है, एस आर कश्यप हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, एस आर कश्यप, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एस आर कश्यप, ठीक है। उसके बाद आपसे समसूत्री विभाजन नहीं है पूछा जा रहा है, तो समसूत्री विभाजन कौन कौन सा होता है? तो हरे शैवाल, कवक और जो वनस्पतियां होते हैं उनमें होती है, लेकिन जीवाणुओं में जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें समसूत्री विभाजन नहीं होता है। सेल डिवीजन के कई सारे टाइप्स होते हैं, जिसका मैंने काफी डिटेल से अपने कोर्स में चर्चा कर दी है, तो मैं यहाँ उतना समय व्यस्त नहीं करूंगा। कपूर जो है ना, वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कपूर जो है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। उत्पादन क्या है? जिसको सब्लिमेशन कहा जाता है, उसको सब्लिमेशन कहा जाता है। सॉलिड है, तो सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड के बाद फिर वो गैस में कन्वर्ट होगा। सॉलिड लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। लेकिन कपूर और जो है वो मिथाइलिन होता है ना, मिथेन मिथाइलिन शायद कहा जाता है, तो वो बार बार पूछा भी जाता है आपसे एग्जाम में। ये सब सीधे ना सॉलिड से सीधा गैस में बदल जाता है, तो ये सब्लिमेशन कहलाता है, ठीक है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो गैस से जो है सॉलिड में बदलता है उसको क्या बोलते हैं? इसको क्या कहा जाता है? आप मुझे एग्जाम में बताइए। ये सीजीएल 4 में पूछा गया। सीजीएल सीजीएल बिहार सीजीएल जो 3 है ना, उसके एग्जाम में ये पूछा गया है, बिहार दरोगा में पूछा गया है। तो ये बताइए मुझको, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है। तो नाइट्रोजन बेस है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, उसके बाद फॉस्फोरिक अम्ल है। तो फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज शुगर और नाइट्रोजन बेस, ये सारे जो है वो डीएनए का न्यूक्लियाइड जो होता है, जो डीएनए है उसका जो न्यूक्लियोटाइड होता है, उस डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का 3 भाग है, नाइट्रोजन बेस, डीऑक्सी राइबोज शुगर और फॉस्फोरिक अम्ल। लेकिन अमीनो एसिड जो है वो नहीं है। अमीनो एसिड जो है वो कंपोनेंट है किसका? तो वो प्रोटीन का है, वो प्रोटीन का कंपोनेंट है। टोटल टोटल 20 इम्यूनो एसिड होता है, जिनमें जो इसेंशियल अमीनो एसिड है वो 11 है जो हमारे शरीर में बनती है, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है वो 9 होता है। तो ये 9 के 9 ना बार बार पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में। जो एसेंशियल जो बाहर से हमें लिया जाता है अमीनो एसिड, जो 9 है, वो बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वहां से सवाल जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड होता है, इसके बारे में डिटेल से आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बार बार आपको पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड ध्यान में रखना है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड, मैं इसको इस तरह से लिखता हूं। यह जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 टाइप के होते हैं।
आपको यहाँ पे दिया गया है। पहला जो होता है वो नाइट्रोजिनस बेस होता है, दूसरा जो होता है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, और तीसरा जो होता है वो फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो हम फॉस्फेट ग्रुप को पहले लिखते हैं। फॉस्फेट ग्रुप है, जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है, जो कि बैकबोन होता है डीएनए का। ये डीएनए का बैकबोन होता है। बैकबोन ये होता है, बैकबोन ऑफ डीएनए, क्योंकि इसका काम होता है कि ये जो शुगर होता है, डीऑक्सीराइबोज जो शुगर होता है, उनके साथ ये न्यूक्लियाइड जो होता है उनको लिंक करता है, न्यूक्लियोटाइड को ये लिंक करता है। तो ये पहला हो गया। उसके बाद दूसरा जो हो गया वो कौन मैंने बताया, तो दूसरा बताया डाईऑक्सीराइबोज शुगर। तो डीएस मैं लिखता हूं। डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ये 5 कार्बन वाला, ये सवाल जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। 5 कार्बन वाला पेंटोज जिसको बोलते हैं, एक शुगर है। तो ये 5 कार्बन शुगर है, 5 कार्बन शुगर है, 5 कार्बन वाला शुगर है। इसका काम होता है कि जो डीएनए जो होता है, जो डीएनए हमारा होता है, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हमारा बनता है इस तरह से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आप देखें ना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का ऐसा बना हुआ रहता है। ये डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है, जिसको वाटसन एंड क्रिक ने खोजा था, यही स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जो है वो ये करता है। ठीक है, इंटरलिंक करके जो स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन करता है। उसके बाद नाइट्रोजिनस बेस होता है, नाइट्रोजिनस बेस जो होता है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कैरी करने के लिए डीएनए में जो है वो डीएनए में नाइट्रोजिनस बेस होता है। नाइट्रोजिनस बेस जो है वो 4 टाइप का होता है। 5 कार्बन वाला शुगर होता है। नाइट्रोजिनस बेस जो होता है वो 5 टाइप का होता है। कौन कौन होता है? तो एडेनाइन होता है, थाइमीन होता है, साइटोसिन होता है और गुआनिन होता है। 4 ही होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। पहला जो है वो एडेनाइन होता है, पहला जो है वो एडेनाइन होता है। दूसरा जो है वो थाइमीन होता है, दूसरा जो है वो थाइमीन होता है। तीसरा जो है वो साइटोसिन होता है, तीसरा जो है वो साइटोसिन होता है। चौथा जो होता है वो गुआनिन होता है, गुआ 9 होता है। तो ये 4 जो है वो नाइट्रोजिनस बेस होता है, और ये सब मिलकर, ये तीनों जो न्यूक्लियोटाइड के पार्ट हैं, ये तीनों जो पार्ट है, ये तीनों के द्वारा मिलकर ही जो न्यूक्लियोटाइड है इसका फॉर्मेशन होता है, और इसके बाद जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो बनता है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद है कि एल लंबाई की तनु हुई डोरी में उत्पन्न अप्रगामी तरंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो एकदम रट लो, याद कर लो। 2L/N, 2L/N आपको ध्यान में रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। जैसे अप्रगामी तरंगे हैं, वो हैं क्या? तो अप्रगामी जो तरंगे होती हैं उसको स्टैंडिंग वेव कहा जाता है इंग्लिश में, स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव्स कहा जाता है। मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन चलो। स्टैंडिंग वेव जो होता है, जब दो समान आवृत्ति, जब दो इक्वल फ्रीक्वेंसी वाली आवृत्ति जो होती है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जब दो समान आवृत्ति, समान आयाम, आयाम मतलब लैटिट्यूड होता है, तो समान आवृत्ति, समान आयाम, और लेकिन वो दिशा होगी, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो विपरीत होगी, वो विपरीत होगी मतलब उल्टे होगी, अपोजिट होगी। तो जब दो समान आवृत्ति, समान आयाम और विपरीत दिशाओं में चलने वाली तरंगे, ठीक है, ये जब आके सुपर इम्पोज करती है, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज कर जाती है। सुपर इम्पोज कहने का अर्थ कि एक सिक्का है, उस पे एक और सिक्का आपने रख दिया, 10 का सिक्का था, उस पे 10 का सिक्का, तो वो सुपर इम्पोज कर गया। तो जब वो सुपर इम्पोज कर जाती है तभी उन्हें अप्रगामी तरंग कहा जाता है, स्टैंडिंग वेव कहा जाता है। चूंकि इन्हें स्टैंडिंग वेव कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो, क्योंकि इनमें तरंगों के समान आगे बढ़ने का गुण नहीं होता है, बल्कि कुछ बिंदु जो है वो स्थिर रहते हैं और कुछ बिंदु जो है वो इसके डोलते रहते हैं। जैसे अप्रगामी तरंग है, इनमें नोड होता है। नोड जो होता है वो बिंदु होते हैं जहां पे तरंगों का डिस्प्लेसमेंट शून्य होता है। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा
कि अप्रगामी तरंगों का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कहाँ पे जीरो होता है। तो वो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो नोड पे जीरो होता है, ठीक है। उसके बाद एंटी नोड आता है, तो एंटी नोड जो होता है वो एंटी नोड वह बिंदु होता है जहां पे डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होता है। तो आपको ध्यान रखना है एंटी नोड कौन सा बिंदु है। एंटी नोड जो है वो ये नोड और एंटी नोड पत्ती वाला पार्ट नहीं है, पत्ती में भी नोड इंटर नोड होता है। जो पेड़ पढ़ते हो आप, तो एंटी नोड जो होता है, एंटी नोड जो होता है वो वहां पे डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट होता है। वहीं नोड पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो सबसे कम होता है, ठीक है। नोड पे डिस्प्लेसमेंट है वो कम होता है। जो इसमें ऊर्जा जो है वो आगे नहीं होती है, ऊर्जा का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो आगे इसमें नहीं होता है, एनर्जी का ट्रांसफर आगे नहीं होता है, बल्कि जो तरंग होता है वो अपने स्थान पर ही डोलते रहती हैं, ठीक है। जो वेव्स होती हैं वो अपने स्थान पर ही यहीं डोलते रहेंगी, ये आगे जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद रेजोनेंस का निर्माण भी इससे होता है। जब किसी माध्यम में अप्रगामी तरंगे बनती है तो वो रेजोनेंस का भी फॉर्मेशन करती है। तो आपको ध्यान में रखना है अप्रगामी तरंगे ही रेजोनेंस का फॉर्मेशन करती हैं। ये जो अप्रगामी तरंगे हैं, स्टैंडिंग वेव है, इसके उदाहरण भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। तो जितने भी तार वाले जिनमें वायर्स लगे होते हैं, वाद्य यंत्र जैसे गिटार हो गया, वीणा हो गया, सितार हो गया, इन सब में जो कंपन करने वाले तारे हैं वो क्या है, वो स्टैंडिंग वेव है, ठीक है। तो तार वाले वाद्य यंत्र हो गया। उसके बाद जितने भी ध्वनि की गूंज करने वाले जो है वो वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे क्लोज सरफेस होता है, उसमें भी ये होता है। उसके बाद जो लाइटनिंग रॉड होती है, लाइटनिंग रॉड, ठीक है, LIGHTINING, ठीक है। तो लाइटनिंग रॉड जो होता है, लाइटनिंग रॉड में भी जो अप्रगामी तरंगे हैं, स्टैंडिंग वेव है, उसके जो है वो आपको देखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सवाल बार बार पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोड्यूसर गैस। आप सब चीजों को नोट कर लीजिएगा, मैं इतनी मेहनत से आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, तो आपको चीजों को नोट करना पड़ेगा। प्रोड्यूसर गैस में क्या होता है, तो प्रोड्यूसर गैस में होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और N2, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 जो होता है वो प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। हजारों बार एग्जाम में ये सवाल पूछा गया, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो प्रोड्यूसर गैस होता है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो प्रोड्यूसर गैस जो है वो एक लो कैलोरीफिक वैल्यू वाला फ्यूल है, ईंधन है, ठीक है। इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो लो होता है, लो कैलोरीफिक वैल्यू इसका होता है, लो कैलोरीफिक वैल्यू होता है, जो कि कार्बन युक्त ईंधन है, जैसे कोयला, लकड़ी, कोक, इन सब का जब पार्शियल कंबशन किया जाता है, आंशिक दहन किया जाता है, जब उनको कम जलाया जाता है, तो इस आंशिक दहन से इसका प्राप्त होता है, जो ये प्रोड्यूसर गैस है वो प्राप्त होता है। और इस प्रोड्यूसर गैस है, इसका जो उपयोग है वो औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका जो उपयोग है वो कैसे किया जाता है, तो औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है, इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में इसका जो है वो किया जाता है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो बार बार जो है वो कंपोजिशन आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहला तो आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें लगभग 18 से 30% तक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इसमें होता है वो N2 होता है, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन जो होता है वो इसमें 45 से 55% तक नाइट्रोजन होता है। तो ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चूंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज है वो 18 से 30 तक है, तो इस कारण से ये जहरीली होती है, वो टॉक्सिक भी है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो हीमोग्लोबिन से मिल जाता है, और हीमोग्लोबिन से मिलकर वो जो है वो एक ऐसा परमानेंट बॉन्ड बना लेता है जिससे हीमोग्लोबिन जो है वो छूट नहीं पाते हैं। अब जब हीमोग्लोबिन की आपकी कमी होगी मतलब आप में खून की कमी हो जाएगी। तो इस कारण से ये टॉक्सिक हो जाता है, बायोलॉजी में मैंने इसकी चर्चा की होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इसमें और सारे कई सारे गैसेस होते हैं जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो तीसरा नंबर पे हाइड्रोजन लिख लीजिए। हाइड्रोजन भी इसमें होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। उसके साथ ही CH4 भी होता है, मीथेन भी होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है। इस कारण से कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन इसमें सबसे ज्यादा होता है।
ठीक है, सबसे ज्यादा इसका होता है। और मैंने बता दिया कि कैसे इसको जो है वो तैयार किया जाता है। कैलोरिफिक कैलोरिफिक वैल्यू इसका बहुत ज्यादा कम होता है। इसका यूज जो है वो धातु गलाने वाली जो इंडस्ट्रीज होती है वहां किया जाता है। बॉयलर जो होती है, भट्टियां जो होती है वहां यूज किया जाता है। गैस इंजन में ईंधन के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद जो केमिकल इंडस्ट्रीज है वहां पे जो है वो सिंथेसिस करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो बहुत ज्यादा इसका यूज है, तो बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित आयनों में से कौन है वो प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय है तो वो पैरामैग्नेटिक है, तो वो Cu प्लस होता है। इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय जो लिखा हुआ है, इसका डाई मैग्नेटिक इंग्लिश होता है, डाया मैग्नेटिक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार जो ये सवाल है वो पूछा जाता है। मैंने बिहार दरोगा के भी कई सारे एग्जाम में वहां पे देखा है इसका प्रश्न। तो डाई मैग्नेटिक जो होता है, डाईमैग्नेटिक वैसा चुंबक होता है, चुंबक की एक ऐसी विशेषता, मैग्नेट की एक ऐसी विशेषता जिसके कारण वो बाहरी पदार्थ जो होता है, जिसके कारण कोई पदार्थ बाहरी चुंबकीय क्षेत्र, जो कोई पदार्थ है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के विपरीत में एक हल्का सा रिपल्सन महसूस करता है, उसी को जो है वो डायामैग्नेटिक कहा जाता है। देखिए, जब कोई पदार्थ बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है जो कि बाहरी मैग्नेटिक क्षेत्र में रखा गया, कोई मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, उस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। अब उस मैग्नेटिक फील्ड में रखने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वो पदार्थ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी कक्षीय गति, जो उसकी ऑर्बिटल मोशन होता है, उसमें थोड़ा सा चेंज आता है। और आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इस ऑर्बिटल में जो थोड़ा सा चेंज आता है वो किस नियम के अनुसार चलता है? तो वो लेंज का नियम के अनुसार चलता है, लेंज का नियम के अनुसार चलता है, लेंज लॉ के अनुसार चलता है। तो आपको ध्यान में रखना है, किस लॉ से चलता है? तो वो लेंज लॉ से चलता है, लेंज नियम, लेंज लॉ है, उससे ये चलता है। इसके अनुसार होता क्या है कि जब कोई भी वस्तु बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो वो थोड़ा सा उस चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत में, उसके विपरीत में वो थोड़ा सा रिपल्सन महसूस करेगा। उसी रिपल्सन को हम, ऐसा जो पदार्थ होता है उसको डायामैग्नेटिक कहा जाता है। देखिए, तीन प्रकार के मैग्नेटिक्स होते हैं, तीन प्रकार के जो मैग्नेटिक्स है वो होते हैं, जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला जो होता है वो डायामैग्नेटिक हमने देख लिया। दूसरा जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, पैरा मैग्नेटिक, जिसको हिंदी में कहते हैं समान चुंबकत्व। उसके बाद तीसरा जो होता है वो लौह चुंबकत्व, जिसको फेरोमैग्नेटिक कहते हैं, फेरो मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक इसको कहा जाता है। अब ये जो डाई मैग्नेटिक होता है, डायामैग्नेटिक होता है, उसका क्या होता है? तो उसकी विशेषता है कि जब वो किसी बाहरी क्षेत्र में रखा जाएगा तो थोड़ा सा विपरीत में वो रिपल्सन देता है। तो निगेटिव साइड में वो, विपरीत साइड में, अपोजिट साइड में वो रिपल्सन देगा। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके उदाहरण में यदि हम बात करें तो इसके उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? तो बिस्मथ, तांबा, पानी, ये सब डायामैग्नेटिक के उदाहरण है। और उदाहरणों में बात करें तो तांबा, बिस्मथ, सिलिकॉन, सिल्वर, सीसा और H2O, पानी। तो देखिए, तांबा जो है यहाँ पे आंसर हो जा रहा है Cu। बिस्मथ होता तो वो हो जाता, सिलिकॉन होता तो वो हो जाता, सिल्वर होता वो हो जाता, सीसा होता वो हो जाता, पीवी जिसको बोलते हैं। ठीक है, और हीलियम, नाइट्रोजन जैसे गैस भी थोड़े बहुत प्रतिचुंबकीय होते हैं, लेकिन वो ज्यादा नहीं होते। लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है वो तांबा, बिस्मथ, सिलिकॉन, सिल्वर, सीसा और पानी भी रख सकते हो। तो ये पैरामैग्नेटिक के उदाहरण हो गए। उसके बाद जो डायामैग्नेटिक के हो गए, हम अब हम पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं। पैरामैग्नेटिक जो है बाहरी क्षेत्र में रखने पर बाहरी क्षेत्र की ओर हल्का सा आकर्षण लेता है। ठीक है, बाहरी क्षेत्र की ओर हल्का सा ये अट्रैक्शन लेगा। ठीक है, पहला जो है वो डायामैग्नेटिक, वो रिपल्सन लेता है, और यह जो है वो अट्रैक्शन लेता है। वो दो ध्यान में रखना है, ये अट्रैक्शन लेता है। ठीक है, बाहरी क्षेत्र की ओर हल्का सा अट्रैक्शन लेगा। इसमें आएगा एल्युमिनियम, प्लैटिनम, टंगस्टन। ठीक है, एल्युमिनियम, प्लैटिनम, टंगस्टन ध्यान रखना पड़ेगा ही, क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं। साइंस का लेवल आपने देखा होगा कि कितना अधिक होता है। उसके बाद होगा फेरोमैग्नेटिक।
फेरोमैग्नेटिक जो होता है वो बाहरी क्षेत्र में अत्यधिक चुंबकीय हो जाता है, बाहरी क्षेत्र से बहुत ज्यादा चुंबकीय हो जाएगा। आप देखते होगे कि लौह चुंबक जो आपके पास होता है वो कैसे जो है वो रिएक्ट करता है। इसमें लोहा, निकेल, कोबाल्ट रख सकते हो, तो ये तो सबसे आसान है। तो बहुत ज्यादा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बाकी डिटेल से और हम इसकी चर्चा करेंगे जब इस बार में पढ़ेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? तो आपको पता है कि एनर्जी कभी भी जो है वो ना तो क्रिएट कर जाती है ना डिस्ट्रॉय की जाती है, उसका बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो चेंज होता है। तो वो विद्युत ऊर्जा है, इलेक्ट्रिक करंट है, उस इलेक्ट्रिक करंट से इसका चेंज होना है ध्वनि है। ठीक है, साउंड एनर्जी है, साउंड एनर्जी से उसका जो क्रिएट होना है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होना है। तो ये करेगा कौन? साउंड से इलेक्ट्रिक में कौन करेगा? कौन? तो वो माइक्रोफोन करेगा, माइक्रोफोन करेगा। लाउड स्पीकर क्या करेगा? तो लाउड स्पीकर में जब आप यांत्रिक तरंगे देते हो, मैकेनिकल वेव देते हो, तो वो मैकेनिकल एनर्जी से लाउड स्पीकर साउंड में बदलेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ये सब पूछा जाता है कि कौन किस में कन्वर्ट करता है, तो वो सारा आपको ध्यान में रखना चाहिए। जल तरंगे जो होती है वो क्या होती है? तो वाटर वेव क्या है? वाटर वेव कैसे चलती है? ऐसे ऐसे चलती है। तो वाटर वेव अनुप्रस्थ भी होता है और अनुदैर्ध्य होता है। ठीक है, ट्रांसवर्स भी होता है और ट्रांसल्यूस भी होता है, दोनों होता है। तो दोनों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, दोनों तरंग की अलग अलग विशेषताएं होती है, तो सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीयों का संलयन। संलयन मतलब सीधा बात रखिएगा, जुड़ने से। संलयन मतलब जुड़ने से रखिएगा। और विखंडन जो होता है वो जो है वो जुड़ता नहीं है, यहाँ पे विखंडित होता है, छोटे छोटे में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे जो है वो हीलियम जो आयन है वो एक साथ मिलकर बड़ा आयन क्रिएट करता है। तो यहीं पे सूर्य की ऊर्जा जो है वो नाभिकीय संलयन पे होता है। बाकी नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन की चर्चा हम जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें कर लेंगे। ठीक है, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, कितनी बार पूछा गया है? तो लाल रंग जो है वो अन्य रंगों की अपेक्षा कम प्रकीर्णन होती है, जो स्कैटरिंग होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। जो है वो लाल रंग जो है वो स्कैटरिंग कम इसका होता है। लाल रंग जो है वो अन्य रंगों की अपेक्षा कम प्रकीर्णन होती है, कम स्कैटर होती है। इस कारण से सूर्य के समय जो है वो सूर्यास्त के समय जो है वो सूर्य लाल दिखाई देता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पुष्प का एक रूपांतरण क्या है? तो पुष्प का एक रूपांतरण जो है वो परोहन है। पुष्प जो है ना, जो फ्लावर्स हैं वो कई सारे जो है वो चीजों में वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, रिफॉर्म करते हैं। तो वो सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखना पड़ेगा। हम उसकी चर्चा जो है वो बायोलॉजी में करते हैं। पृथ्वी की परिधि का परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? जो सिंपल लोलक होता है उसका जो है वो आवर्त काल आपसे पूछा जाता है, टाइम पीरियड उससे आपका पूछा जा रहा है। तो उसका टाइम पीरियड जो है वो अनंत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। देखिए होता क्या है कि पृथ्वी के परिक्रमा करती है कोई भी उपग्रह, कोई भी सैटेलाइट जो है वो परिक्रमा करती है, चाहे वो उपग्रह हो चाहे वो सैटेलाइट हो। तो उपग्रह परिक्रमा करती है। अब उस उपग्रह जो परिमरका परिक्रमा करती है उसके अंदर एक आप सरल लोलक रख दो, जिसका काम है इधर से उधर ऐसे ऐसे घूमना। ठीक है, सरल लोलक काम कर दो। अब ये जो है, क्योंकि उपग्रह जो होता है वहां पे गुरुत्वाकर्षण का जो प्रभाव होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो नगण्य होता है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। इस कारण से ये अनंत चला जाता है। ठीक है, इसी कारण से लोलक का जो दोलन है वो करता ही नहीं है, वो दोलन करता ही नहीं है, जिस कारण से वो अनंत चला जाता है। जैसे कि एक सरल लोलक जो होता है उसका टाइम पीरियड की बात करें, उसका टाइम पीरियड जो होता है वो कहलाता है 2 पाई, 2 पाई अंडर रूट 1/g, 2 पाई अंडर रूट 1/g। अब जी का वैल्यू जो है, जी का वैल्यू जो है वो उपग्रह के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा कोई भी उपग्रह है और लोलक है, उन दोनों में समान त्वरण से पृथ्वी की ओर वो आकर्षित होता है। उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो सेम एक्सेलरेशन से वो आकर्षित हो रहा है पृथ्वी की ओर। जब सेम आकर्षण से आकर्षित होता है, सेम एक्सेलरेशन से आकर्षित होता है, जिससे लोलक पर गुरुत्वाकर्षण का कोई भी प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है। तो जब गुरुत्वाकर्षण का अभाव हो जाएगा तो इस गुरुत्वाकर्षण के अभाव में जो दोलन है ना, जो घूमता है इधर उधर ऐसे ऐसे, ये होगा ही नहीं।
ये होगा ही नहीं। इस कारण से जो घूमने का जो आवृत्ति होगी, जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो अनंत हो जाएगी, क्योंकि घूमेगा ही नहीं तो अनंत हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। लेजर वह युक्ति है जिससे उत्पन्न होती है, तो लेजर से सशक्त प्रकाश की किरण पुंज उत्पन्न होती है, तो लेजर लाइट आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी चर्चा हम कर लेंगे। उसके बाद KMnO4, KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर आपको ध्यान रखना है, तो ये +7 होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर याद करना आपको पड़ेगा। कुछ चीजें, कुछ का याद करना पड़ता है, कुछ आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बाकी याद भी कर लीजिएगा, +7 तो आपके लिए काफी होगा। ठीक है, देखो कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद रखना है, तो पहले तो इसका चार्ज याद रखना पड़ेगा। KMnO4 है, वो एक उदासीन यौगिक है, वो एक उदासीन है, नेचुरल जो है वो न्यूट्रल है, यौगिक मिक्सचर। तो अब ये चूंकि न्यूट्रल है, तो इसका जो आवेश होगा, इसका जो चार्ज होगा, वो जीरो होगा। इसका जो चार्ज होगा वो जीरो होगा, ध्यान रखना है। चार्ज जो इस पे होगा वो जीरो होगा। अब हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे हैं Mn की, तो KMnO4, तो हमें कौन कौन सी जो चीजें हैं उसका ऑक्सीकरण संख्या याद रखना है। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीकरण की जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो ऑक्सीजन का आपको याद रखना है, ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। उसके बाद आपको पोटेशियम का याद रखना है, पोटेशियम का जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो होता है 1, +1, चार्ज के साथ याद रखना पड़ता है, +1। तो हम पोटेशियम की जगह रखेंगे +1। ठीक है, +1। उसके बाद हम Mn का हमको निकालना है, तो +1 के साथ प्लस रखा जाएगा। उसके बाद प्लस है -2, ऑक्सीजन का -2, और गुना किससे होगा, तो 4 से होगा। ठीक है, -2 और गुना 4 से होगा, और इक्वल टू 0, यही तरीका होता है निकालने का। ठीक है, जितना भी ये है उसको इक्वल टू 0 कर दिया जाता है, तो M प्लस हो जाएगा। अब Mn यहां से है, 4 दूना 8, माइनस में जाएगा, और उसमें से 7 एक घट जाएगा, तो माइनस में से एक घटेगा प्लस, तो 7 बचेगा, और 7 माइनस में है, क्योंकि 8 माइनस वाला है, बड़ा साइन है। अब 8 ये इधर जाएगा, तो उधर कितना बच जाएगा, माइनस +7 बच जाएगा, माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा बराबर के उस साइड। तो आपको यहां से पता चल गया कि Mn का -7 कैसे होता है। तो ऑक्सीडेशन संख्या ऑक्सीजन का -2 होता है, पोटेशियम का +1 होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, सबसे छोटा पादप जो है वो पुष्प कौन सा है, सबसे छोटा फ्लावर कौन सा है, तो वो बुफेलिया है, वो बुफेलिया है। अब आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा पादप कौन सा है, सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है ना, वो रेफलेसिया है, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। रेफलेसिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, जो कि आपको दक्षिण पूर्व एशिया में मिल जाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया कहने का मतलब कि आपको इंडोनेशिया में ये सबसे अधिक मिलता है, आपको मलेशिया में मिल जाएगा, आपको थाईलैंड में मिल जाएगा, आपको फिलीपींस में मिल जाएगा। तो ये सारे दक्षिण पूर्व एशिया के देश है, वहां पे रेफ्लेशिया मिलता है। ठीक है, रेफ्लेशिया का जो फूल होता है उसका व्यास, उसका जो डायमीटर होता है ना, वो लगभग आपको 1 मीटर का इसका डायमीटर होता है। 1 मीटर का लगभग इसका डायमीटर हो सकता है। इसका वजन की यदि बात करें तो वेट इसका 8 मतलब लगभग 7 किलो के आसपास हो सकता है, 6.8 केजी का हो सकता है। ठीक है, इसमें फूल का जो गंध होता है वो सड़े हुए मांस जैसा होता है, तो बहुत खराब गंध होता है। स्थानीय भाषा में इसे मुर्दा फूल भी कहा जाता है, डेड फ्लावर भी कहा जाता है, मुर्दा फूल भी कहा जाता है, डेड फ्लावर, क्योंकि इससे गंध कैसी आती है, तो इससे गंध आती है मरे हुए मांस जैसा, इस कारण से इसको मुर्दा फ्लावर भी कहा जाता है। रेफ्लेसिया जो है वो एक परजीवी है, रेफ्लेसिया क्या है, एक परजीवी है, पैरासाइट है। ठीक है, परजीवी है, मतलब दूसरे जीव पर यह निर्भर करता है अपने भोजन के लिए, परजीवी है, पैरासाइट, और उसको नुकसान भी पहुंचाएगा। ठीक है, तो रेफ्लेसिया एक परजीवी पौधा है, जो कि जंगली दाल खताओं की जड़ों पर मिलता है, तो ये परजीवी है, ये आपको ध्यान में रखना है। खोज की बात करें तो एक व्यक्ति को सुमात्रा के जंगल में यह मिला था। ठीक है, तो रेफ्लेशिया के बारे में आपको ये ध्यान में रखना है, बार बार यहाँ से सवाल जो है वो पूछा जाता है। अब जो सबसे छोटा जो फूल यहाँ पे बुफेलिया दिया गया है, इसका वैज्ञानिक नाम जो टोटल पूरा है वो बुफेलिया गम्बोजा होता है, बुफेलिया ग्लोबोसा।
ग्लोबोसा। तो बुफेलिया ग्लोबोसा इसका पूरा नाम होता है। यदि इसके अन्य नाम की बात करें तो इसका अन्य नाम जो होता है वो वाटर मील होता है या फिर डक वीड होता है। ठीक है, वाटर मील या फिर डक वीड, लिख लो, वाटर मील या फिर डक वीड भी इसे कहा जाता है। ये एकदम चावल का जो छोटा दाना होता है ना, उस दाने के बराबर होता है। इसका पुष्प तो बहुत छोटा होता है। यह जो है वो प्रकार इसका कैसा है, तो ये जलीय पौधा है। ठीक है, ये जलीय पौधा है और लेमिनेशिया जो फैमिली है, ये लेमिनेशिया फैमिली का है। तो यह भी ध्यान रखना है, ये किस फैमिली का है, तो लेमिनेशिया फैमिली का है। ठीक है, लेमिनेशिया फैमिली का ये है, जिसको डकवीड परिवार भी कहा जाता है और लेमिनेशिया फैमिली का है, और यह है एक जलीय पौधा है। ठीक है, एक एक्वेटिक पौधा है, जलीय पौधा है। तो कोई भी प्रश्न ऐसा आपसे पूछा जाता है तो आप इसको बना सकते हो। ये जो पौधा होता है यह दुनिया भर के जो स्वच्छ जल होते हैं, झील होते हैं, उन सब में ये पाया जाता है। दलदल जो होते हैं वहां पे ये पाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद इथाइल के जलयोजन से मिलता है, इथाइल के जलयोजन से इथेल मिलता है, इथेनल मिलता है, इथेनल मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। इकोसिस्टम शब्द है वो किसने दिया था, इकोसिस्टम शब्द तो टेंसले ने दिया था। इकोसिस्टम जो शब्द है वो टेंसले ने दिया था। कई सारे शब्द हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो उन सब की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। मैं टेलीग्राम पे वो लिस्ट आपको सेंड कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी जो यूट्यूब पे है उस संदर्भ में वीडियो भी बना रखा है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि 22.4 लीटर H2 गैस का वजन क्या होगा। 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस है, उसका वेट कितना होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चूंकि आपको पता है कि H2 क्या है, H2 एक जो है वो द्विपरमाणुक अणु है। मतलब यहाँ पे दो लिखा हुआ है, जैसे N2 होता है, H2 O2 होता है, वो सारा द्विपरमाणविक है। ठीक है, डाई एटॉमिक है। अब H2 है, इसका एटॉमिक वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट आपको इसका पता है कि 1 पॉइंट में कुछ जाएगा, 1.008 होता है। अब इस 1 में है और डाई मैग्नेटिक है तो 2 से गुना भी होगा, तो इसका एटॉमिक वार कितना हो जाएगा, 2, 2 से ज्यादा मानिए, 2.016 होगा, क्योंकि 2.008 होता है। तो यहाँ से ऑप्शन 2 क्लियर हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ग्राम में एवोगाड्रो नंबर आपको पता होगा, उससे ग्राम में कन्वर्ट होता है। कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, तो केंद्रक को कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है। और ये जो है वो केंद्रिका न्यूक्लियोइड ये हो गया, और ये लवक है। तो कई सारे लवक होते हैं, तो उतनी चर्चा हम नहीं करेंगे। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किस यौगिक में ज्यामितीय समाव्यता है, ज्यामितीय समाव्यता है वो किसमें है, तो 2 ब्यूटीन में है। ऐसे सवालों को आपको रट लेना है, 2 ब्यूटीन में है ज्यामितीय समाव्यता। तो टफ सवाल ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कार्बन का जो 12 है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो कार्बन 12 में न्यूट्रॉनों की संख्या 6 होती है। ठीक है, आपको पता है कि न्यूक्लियस में कौन होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो वहां पे न्यूट्रॉन जो है वो 6 होता है, ध्यान में रखना है। उसके बाद फेम्टोमीटर किसके बराबर होता है, तो फेम्टोमीटर जो है वो तो 10 से 15 मीटर के बराबर होता है, 10 से 15 नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। फेम्टोमीटर जो है वो 10 to the power -15 मीटर है, 10 to the power -15 मीटर होता है। तो यहाँ पे लिखने में गड़बड़ हुई है, 10 to the power -15 आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, 10 to the power -15। उसके बाद जॉनसन ने एक शब्द दिया था, उस शब्द का क्या नाम है, तो जॉनसन ने जो शब्द दिया था उसको जिन कहा जाता है। जिन जो बेसिक जेनेटिक मटेरियल का जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो जिन कहलाता है। ठीक है, तो वो जॉनसन ने ही दिया था, तो ये वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। बाकी जिन के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके बाद आपसे सवाल पूछा था कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा जो है वो प्राप्त कैसे होती है, तो शीतकालीन महीने में होती है, नवंबर दिसंबर का जो माह होता है वहां पे होती है। तमिलनाडु का जो तटीय कोस्ट है, ये जो तमिलनाडु आप इसको मानोगे तो यहाँ का जो तटीय कोस्ट है वो कहा जाता है कोरोमंडल, कोरोमंडल तट कहा जाता है। अब भारत की जलवायु जो है वो मानसूनी है। तो पहले जो
ऐसे जाती थी वर्षा, दक्षिण पूर्वी मानसून जो है वो कैसे जाती है, तो एक बंगाल की खाड़ी की शाखा रहती है हमारी, एक हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा रहती है, और दूसरी जो है वो यहाँ से अरब सागर वाली, और एक बंगाल की खाड़ी। अब बंगाल की खाड़ी वाली ऐसी चली जाती है, असम में भी जाती है, यहाँ से कलकत्ता में भी घुस जाती है, और बिहार तक आती है। और ये वाली जो है वो राजस्थान का पहाड़ होते हुए वहां तक चली जाती है, जो हिमाचल का है, हिमाचल तक ये जाती है। शिमला शिमला तक वर्षा करती है, ये हिमाचल तक जाती है, ये भी राजस्थान तक जाती है, लेकिन वर्षा नहीं कर पाती आरावली के पास। तो ये सब चर्चा हम करते हैं कहाँ पे, तो ये सब चर्चा हम जब पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, जब हम जलवायु पढ़ते हैं तो वहां चर्चा करते हैं। तो भारतीय चूंकि मानसूनी जलवायु है, तो ये दक्षिण पश्चिमी मानसून है, ये साउथ वेस्ट मानसून है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, तो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून होता है वो मानसूनी तो उसकी बोलते हैं ना, कि जब मौसम में परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में भी परिवर्तन हो जाए। तो अब जो हवाओं की दिशा होती है ना, वो ऐसी हो जाती है। अब जो हवाओं की दिशा होती है वो ऐसी हो जाती है, इस तरह से चलती है, ऐसे चलती है हवाओं की दिशा। जब ये हवाओं की दिशा है तो ये ऐसे ऐसे आती है। पानी तो इसको कहीं मिलता नहीं है, चूंकि इसका फॉर्मेशन भी तिब्बत के आसपास होता है, वहां पे जो है वो चक्रवात आती है, उससे इसका फॉर्मेशन होता है। अब लेकिन बंगाल की जो खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल ये है, बे ऑफ बंगाल है, अब यहाँ पे पानी तो इसको मिल जाएगा, तो थोड़ा बहुत नमी ग्रहण कर लेती है, जिस कारण से ये जब हवाएं ऐसे चलेगी तो इन हवाओं से तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है वहां पे वर्षा हो जाएगी। तो ऐसे करके कोरोमंडल तट है वहां पे वर्षा होती है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि अय्यर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है, तो अय्यर बांध जो है वो दामोदर नदी पे ही बनाया गया है, लेकिन आई डोंट थिंक कि किस लिए इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। ठीक है, अय्यर नदी दामोदर बांध, दामोदर नदी पे ही अय्यर बांध जो है वो बनाया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन है वो डिलीटेड है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे डिलीटेड लिख भी दिया है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवालों से निर्मित है, प्रवाल भित्ति जो होता है कोरल रीफ है, उससे लक्षद्वीप है। सबसे बड़ा जो कोरल रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींसलैंड पार्ट है, यदि आप इस तरह से ऑस्ट्रेलिया का मैप क्रिएट करो कुछ ऐसा, तो यहाँ पे ऐसे जो है वो कोरल रीफ सबसे बड़ी कोरल रीफ कहलाती है। यहाँ पे क्वींसलैंड है, क्वींसलैंड यहाँ का एक क्षेत्र है, तो वहां पे दुनिया की सबसे बड़ी जो कोरल रीफ की दीवार है वो यहाँ पे स्टैब्लिश की बनी हुई है। ठीक है, और भारत में लक्षद्वीप बनी हुई है, अंडमान निकोबार भी है, लेकिन लक्षद्वीप सबसे अधिक है। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो दीवार है ना, ये जो दीवार है इसको बोला जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ, तो आप कभी भी ग्रेट आपको ध्यान देना, तो ग्रेट ऑस्ट्रेलिया में होता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ की सबसे जो है वो बड़ी पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद कोसी यूस्को इसकी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की। उसके बाद यहाँ पे गैबोन मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ की जो है वो कोरल रीफ है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। उसके बाद ये क्वींसलैंड के उत्तर में अवस्थित है। और यदि आपसे पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया के किधर में है, तो पूरब में या फिर उत्तर में, तो ये पूरी तरह से मैं बोलूँ तब तो उत्तर पूर्व में है, क्योंकि यहाँ पे है। लेकिन बिहार दरोगा में प्रश्न पूछा गया था, उसमें इसका आंसर जो है वो पूर्व हुआ था, पूर्व हुआ था, उसको पूर्व माना है। लेकिन उत्तर भी ये हो सकता है, ठीक है, नॉर्थ भी ये हो सकता है। तो आप देख लीजिएगा कि कौन सा आपके ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से महीनों में कौन सा एक बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला महीना होता है, तो ये आसान सा सवाल है, जून होगा। ठीक है, उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, तो भारत की सीमा को स्पर्श करता है, नहीं नहीं, स्पर्श करता है, तो अरब सागर भी करती है, ये भारत है, यहाँ पे अरेबियन सी हो जाती है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल हो जाता है। उसके बाद हिंद महासागर, तो यहाँ पे हिंद महासागर हो जाता है। तो एकमात्र महासागर जो कि हिंद महासागर, हिंद महासागर में जो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे इक्वेटर जो होता है वो 816 किलोमीटर यहाँ से दूर है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है, तो इससे भी आसान कुछ हो नहीं सकता है, गंगा। सह्याद्री पर्वत किसका भाग है, तो पश्चिमी घाट का भाग है सह्याद्री पर्वत, ये यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं मिलती है इससे। और ये जो यहाँ पे तीनों जाके मिलती है उसको नीलगिरी पर्वत कहा जाता है, नीलगिरी पर्वत कहा जाता है। ये वाली जो है वो पश्चिमी घाट होती है, ये वाली पूर्वी घाट होती है। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाई मुडी है।
अनामलाई की पहाड़ी है, अनामलाई की पहाड़ी है, उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाई हो जाएगी। और दूसरी जो चोटी है वो सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसको डोडा बेटा कहा जाता है। यदि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपके पूछी जाए तो महेंद्रगिरी हो जाएगा, महेंद्रगिरी हो जाएगा, और वो भी उड़ीसा वाला, ना कि तमिलनाडु वाला। तमिलनाडु में भी महेंद्रगिरी है, तो ध्यान रखना है। ठीक है। यहाँ पे थाल घाट, भोर घाट, कई सारे दर्रे भी हैं, पाल घाट, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। इलायची की पहाड़ी है जो सबसे दक्षिण की पहाड़ी हो जाती है, पालनी की पहाड़ी हो जाएगी, सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु में है। तो बहुत ज्यादा पहाड़ियां आपको पूछा जाता है। हरिश्चंद्र पहाड़ियां जो है वो महाराष्ट्र में अवस्थित है। उसके बाद नेलीकोंडा, बेलीकोंडा, ये सब जो है वो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। तो सब कुछ पूछा जाता है, ध्यान में रखना पड़ेगा। भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करती है, ये है भूमध्य रेखा जो है वो उसको विभाजित कैसे करेगी। भूमध्य रेखा जो है वो ग्लोब को विभाजित करती है। भूमध्य रेखा मतलब भू के मध्य में, तो क्षैतिज समान अर्ध भागों में, क्षैतिज समान अर्ध भागों में, तो आपको याद रखना है क्षैतिज समान अर्ध भाग। ऑप्शन ए। छोटा नागपुर पठार कहाँ अवस्थित है? झारखंड में अवस्थित है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी आपको क्या झारखंड की पारसनाथ है। किस जिले में है? तो गिरिडीह में है। चूंकि पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के थे, वो यहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिस कारण से ये जैनों के लिए बहुत पवित्र स्थल है पार्श्वनाथ। तो इसी से इसका पारसनाथ पड़ा है। गिरिडीह जिला है झारखंड का। झारखंड में 24 जिले हैं। बिहार को 40% एरिया लेकर झारखंड का क्रिएशन हुआ था। ठीक है। अब जब झारखंड का क्रिएशन हुआ था तो वहां पे 18 जिले थे, बाकी जो जिले हैं 6, वो बाद में बनाए गए हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार से होकर बहती है? बिहार से होकर गंगा बहती है। क्या कावेरी बहती है? नहीं। सरस्वती बहती है? नहीं। सरस्वती तो उत्तर पूर्व में हो जाएगी। यमुना? नहीं। बिहार में कहाँ बहती है यमुना? यमुना तो इलाहाबाद में ही आके मिल जाती है। तो गंगा गंगोत्री से निकलती है, भागीरथी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग में जब मिलते हैं तो उसके बाद जो है वो ये गंगा नाम कहलाती है। गंगा जो है वो अपना जल मेघना नाम से जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। गंगा जो है वो मेघना नाम से अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसकी चर्चा मैंने कर दी है। तो यहाँ तक पूरा आपको जीके और जीएस का प्रश्न पूछा गया है। इसको मैं एक वीडियो बनाकर डिटेल से डिस्कस कर दूंगा कि कौन सा प्रश्न है जो है वो कहाँ कहाँ से पूछा गया है। अब आपको यहाँ से मैथ्स और रीजनिंग के सवाल मिलेंगे, मैथ्स और रीजनिंग के सवाल मिलेंगे, जिनका आंसर मैंने आपको काफी डिटेल से यहाँ पे बता दिया है। ठीक है। तो इनके आंसर जो जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उन सबको मैंने डिलीट लिख भी दिया है, आप देख सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, हमको यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन है सब मैंने बता दिया है। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए रीजनिंग का भी, तो आप बता दीजिएगा रीजनिंग मैथ का। थोड़ा समय मेरे पास कम होता है, जिस कारण से मैं हर चीजों को नहीं कर पाता हूँ। ठीक है। तो ये पूरा 150 क्वेश्चन है। ठीक है। ये पूरा 150 क्वेश्चन है जिनको हमने काफी डिटेल से चर्चा की। डिटेल से चर्चा करना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है ना वो रिपीट होते हैं, वो रिपीट होते हैं, वीवीआई है, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी यदि आपने अभी तक वीडियो को देख लिया है और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प हो सके। बात आती है पीडीएफ की, कि इस जो पेपर है इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, 2023 वाला पीडीएफ जो है वो कहाँ मिलेगा। तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल भी सर्च करिएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा, ये वाला लोगो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। वहां से स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल आप सर्च करिए तो मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे सारे पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो जो है वो आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।